हमारे दोस्त ऐसे हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जो मतलब कि 90% मान लीजिए वो घर से निकल नहीं पाते। तो कम से कम अगर मेरी वीडियो देख के वो घर से निकलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कुछ लोग भाई लोग हमारे कमेंट में पूछ रहे थे कि अगर मुझे केदारनाथ जाना है तो मैं क्या क्या चीज़ें ऊपर लेके जाऊँ। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री केदारनाथ। वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और आपको ये हम बताना चाहते थे कि आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि जो हमारे भाई केदारनाथ, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, मतलब वैसे केदारनाथ की वीडियो काफ़ी लोगों ने बनाई होगी, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने एक जर्नी अपनी स्टार्ट की और मैंने कंप्लीट किया लगभग मान के चलिए 52 दिन में। 52 दिन मुझे लगे जो कि केदारनाथ पहुंचने में। और जाने को अगर कोई डायरेक्टली अगर जाता है तो 7 से 8 मान के लिए 7 से 8 दिन में पहुंच सकता है केदारनाथ। बस से जाना हो तब भी जा सकता है, बाइक से जाना है तब भी वो जा सकता है, कोई उसमें बात दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन बात करते हैं कि अगर हम अच्छे व्यू लेके और अपने माइंड को कैसे रिफ्रेश करके, मतलब भागम भाग वाला सफ़र नहीं करना। क्योंकि एक धाम पे दर्शन करने जाने के लिए मतलब ये था कि आप कितने रुपए में आप ट्रेवल करेंगे और कैसे कैसे ट्रेवल करेंगे। अगर एक धाम पे आप जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो धाम का तो एक होता है कि हमको दर्शन करने जाना है, लेकिन इंसान का ये भी होता है कि मुझे खूब अच्छे से अपने माइंड को रिफ्रेश करना है। दुनिया की जो हमारे पास बवाल रहते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास जितना बवाल रहता है उनको तो कुछ छोड़ के आना है। तो उसके लिए क्या होता है, हम पहाड़ों में जैसे अगर हम जा रहे हैं, जैसे केदारनाथ अगर आप जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तुंगनाथ जा रहे हैं, या फिर आप वहाँ पे जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, यहाँ कहीं जा रहे हैं तो आपको पहाड़ी मिलेंगे। तो पहाड़ों में क्या होता है कि इंसान बहुत ही अच्छा फील करता है। जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है, जो मैंने एक अच्छी अच्छी वाइब्स को वहाँ पे जाके गेन किया, जो मज़ा आया, तो उसी हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अच्छी अच्छी बातों को बताऊं और कैसे कैसे ट्रेवल करना है, कहाँ कहाँ जाना है, इस बीच आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको आसानी से मिल सकेंगी वहाँ पे। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो आप यहाँ से, अगर जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ से हूँ, या फिर आप कहीं गुजरात से हैं, या फिर कोई मुंबई से है, कोई मान के चलिए पंजाब से है, किसी भी स्टेट से है, तो वो वहाँ से अपना देख सकता है ट्रेन कैसे कैसे। लेकिन जो लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश से, उसके लिए मैं पूरा एकदम डिटेल दे दूंगा कि आपको कहाँ से बस पकड़नी है, कैसे आपको ट्रेन पकड़ना है, कहाँ तक आपको जाना है। अगर आपको सबसे पहले यहाँ से जाना है बाई ट्रेन, तो आप यहाँ से सीधा पकड़ेंगे हरिद्वार के लिए, जो कि आपको लखनऊ से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। पहले आपको सहारनपुर के बाद हरिद्वार। तो हरिद्वार पहुंचेंगे आप, उत्तराखंड में एंटर कर लिए, जैसा कि मैंने साइकिल से किया। उसके बाद आपको गाइस मैं बता दूं, वहां से आपको बस मिलेगी, जो कि बस का चार्ज आपका ज़्यादा नहीं 875 रुपये पड़ता है, जो कि आपको डायरेक्ट केदारनाथ ले जाएगी। लेकिन इसके बीच में आपने 2-3 जगहों को छोड़ दिया, मतलब इसके बीच में आपने 2-3 जगहों को छोड़ दिया। मैं तो अगर आपको एक सजेशन दूं तो सबसे अच्छा सजेशन हमारा यही रहेगा कि आप यहाँ से हरिद्वार तक तो बाई ट्रेन जाइए। उसके बाद वहाँ पे अगर आप बाइक चलाते हैं या फिर 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपको रेंट पे 4 व्हीलर, रेंट पे आपको बाइक, सारी चीज़ मिल जाएगी। बस आपके पास लाइसेंस और आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान चार्जेस में मिल जाती हैं। वैसे भी पहाड़ी इलाका है, थोड़ा बहुत तो पैसा लगता ही लगता है। आप यहाँ से जाएंगे तो अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो बाइक से सबसे अच्छा आपका बाइक से होगा, क्योंकि साइकिल तो वहाँ पे सबके बस का नहीं है चलाना। लेकिन जो भी अगर इच्छुक है वो नया लड़का जा सकता है, लड़की भी जा सकती है, सभी जा सकते हैं, बट जो ज़्यादातर लोग बाइक से ही ट्रेवल करते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं सबसे बड़ी चीज़ कि आपको यहाँ पे हरिद्वार गए, हरिद्वार से आप ऋषिकेश में आपको 3 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी: राम झूला, लक्ष्मण झूला, सीता झूला। ये झूला नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रिज है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर, और रात का इसका लाइटनिंग विज़न बहुत ही सुंदर है। आप जाएंगे वहाँ पे एक दिन बिता के उसके बाद ही आगे बढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप आता है, आप जाइए, उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे तो आपको शिवपुरी के आगे पड़ेगा देवप्रयाग भी, जहाँ पर अगर आपने एक इंस्टाग्राम रील सुनी होगी जिसके अंदर क्या नाम है, कहते हैं कि अगर मिलना है तो अलकनंदा और भागीरथी की तरह मिलिए, जो आगे जाके गंगा बनती है।
तो देवप्रयाग ही है, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे अच्छी चीज़ कि आपको इतना अच्छा मतलब सुकून फील को आप भूल जाएंगे, ये तो मेरी पक्का गारंटी है। इतनी अच्छी वाइब आपको वहाँ मिलेगी। वहाँ पे भी आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन बिताएं, लेकिन अगर आप सुबह पहुँच रहे हैं वहाँ पे तो दोपहर भर वहाँ पे रहिए। नदियों पे जाके, नदी का क्या है जहाँ संगम होता है वहाँ पे घाट बना है, वहाँ पे जाके आप बैठ सकते हैं आधा घंटा 1 घंटा। और जो मतलब लहरों का जो आवाज़ है, जो गाना बनता है, सुंदर ध्वनि आती है, उस ध्वनि को सुनिए, वो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही सुंदर लगेगा, आकर्षक लगेगा। फिर आप अगर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप फिर से अपनी ट्रैवल को, जर्नी को स्टार्ट करिए। फिर आप चलते जाएंगे तो आपको मिलेगी, तो आगे जाके मिलेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जैसे ही आप पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको बीच में 2-3 जगह ऐसी हैं कि जिसको मैं आपको बता दूं। तिलवाड़ा जगह पड़ेगी, श्रीनगर पड़ेगी, और तिलवाड़ा श्रीनगर पार कर रहे हैं तो आपको एक माता जी का मंदिर पड़ेगा, जहाँ पे आप जाके बढ़िया माता जी के दर्शन कर सकते हैं। धारी देवी माता का मंदिर पड़ेगा, वहाँ पे आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वो सभी देवों की मतलब जो चारों धाम हैं उसकी रक्षा वही करती हैं। और उनकी स्टोरी मैंने पूरा अपने YouTube चैनल पे डाल रखी है, उसको भी जाके आप देख। के बाद फिर आपको रुद्रप्रयाग। ये सब मैं बताने में बहुत आसान है, लेकिन मैं साइकिल से गया तो मुझे ही पता है कितना मतलब कष्ट भरा सफ़र था हम लोगों का, जहाँ पे हम लोगों ने 2 से 3 दिन खाना भी नहीं खाने को मिलता था। कभी कभी रात को खाना मिला, सुबह को नहीं मिला, सुबह को खाना मिला, रात को नहीं मिला, कभी कभी दिन में भी नहीं मिला, रात में भी नहीं मिला। तो ऐसे सफ़र गुजर रहा था। लेकिन आप लोग अगर बाइक से जा रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये जेब में रख के जाइए, क्योंकि पहाड़ों की दुनिया जो होती है थोड़ी सी अलग होती है, हम लोग की दुनिया से अलग होती है। श्रीनगर के आगे निकलेंगे जैसे ही आप, तो आपको अगस्त मुनि मिलेगा। अगस्त मुनि एक जगह है जो कि वहाँ पे जाएंगे तो आपको आश्रम की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, अच्छा खासा आश्रम मिल जाएगा, रुकने की जगह, खाने की जगह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सीधा जाके, आगे बढ़ने के बाद अगस्त मुनि के बाद आपको सीधा जाके तिलवाड़ा एक जगह पड़ेगी। तिलवाड़ा के बाद नाम है रुद्रप्रयाग पड़ेगा। रुद्रप्रयाग में आप जाके वहाँ पर भी बढ़िया आराम से 1 दिन या एक मतलब 12 घंटे का समय बिता सकते हैं, या फिर देखने वाली जगह है। देखिए, वहीं से रुद्रप्रयाग से ही आपको रास्ता जो आपका रहेगा वो रुद्रप्रयाग से ही कटेगा बद्रीनाथ के लिए, और वहीं से केदारनाथ के लिए। अब आपकी असल चढ़ाई शुरू होगी। अभी तक तो ये नॉर्मल चढ़ाइयाँ थी, जो कि आपकी थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके आती रहती हैं, और आपकी फिर सीधा केदारनाथ का रास्ता निकल गया। आप केदारनाथ सीधा निकल सकते हैं। केदारनाथ के लिए हम लोग गए थे, तो केदारनाथ का ही हम सीधा आपको जो भी है बता रहे हैं। तो वहाँ से आप निकलेंगे तो आगे जाके आपको मिलेगा सोनप्रयाग। अगर आप केदारनाथ वाले रूट पे निकले हैं तो आगे आपको जाके मिलेगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आप पहुँचेंगे तो पतले पतले रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है, पतले पतले रास्ते हैं, क्योंकि चढ़ाइयाँ जो है ऐसे हैं, खड़ी चढ़ाइयाँ हैं। उसके बाद आप पहुँचे सोनप्रयाग। आप समझ लीजिए सोनप्रयाग पहुँचे, उसके बाद आप ना गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं, ना बाइक का यूज़ कर सकते हैं, आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। साइकिल के लिए कोई नहीं रोकता है, लेकिन आपको इतना सब कुछ मतलब नहीं ले जा सकते। प्रयाग में आपको बहुत बड़ी पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दे रखी है, धाम के जो भी चारों धाम की यात्रा कर रहा है उनके लिए, और सभी वहाँ पे पब्लिक के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको वहाँ पहुँचने के बाद, अब इसके अंदर मेन जो किस्सा आता है वो आता है खाने पीने का। क्योंकि भाई आपको अगर आप मान के चलिए कहीं पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो नीचे का एरिया जो होता है, नीचे का मतलब समझ रहे हैं, जो फ्लैट एरिया रहते हैं जहाँ पहाड़ नहीं है, वहाँ पे तो आपको सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। बट जैसे पहाड़ी इलाकों में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, और बहुत ही महंगे सामान मिलते हैं। जैसे कि आप बिस्किट का एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, 10 रुपये का बिस्किट आपको 20 रुपये का मिलेगा, 5 रुपये वाला बिस्कुट 10 रुपये का मिलेगा, और जो चाय आप नीचे 10 रुपये की पीते हैं वो चाय आपको ऊपर जाके 25 रुपये की मिलेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास अच्छे अच्छे सामान होने चाहिए, खाने का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, जो कि आप नीचे से ही लेके निकलें। और जैसे ही आप इसके बारे में बात करता रहूँगा आपसे,
तो जैसे ही आप क्या नाम है ऊपर पहुँचेंगे, ऊपर कहाँ पहुँचेंगे, जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे, सोनप्रयाग में आपने गाड़ी को अपने खड़ी कर दिया, वहाँ से आपकी पैदल ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। आप ट्रैकिंग करते करते आप निकलेंगे जैसे ही आगे को, तो आपको वहीं पे रोक लिया जाएगा, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। अगर बाय द वे आपका रजिस्ट्रेशन है, काफ़ी लोग कहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन अगर 2 तारीख को है तो आप 4 तारीख तक पहुँच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपका रजिस्ट्रेशन हो अन्यथा ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, बस ये हो कि दीपावली के 2 दिन बाद नहीं जा सकते। दीपावली को ही अनाउंस हो जाता है कि नेक्स्ट डे भगवान का दरबार बंद हो जाएगा। उसके पहले अगर आप जा रहे हैं, 6 महीने खुलता है, 6 महीने बंद रहता है। तो आप इसको नेट पे सर्च करेंगे क्योंकि हर साल इसका डेट और टाइमिंग बदलती रहती है, इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता कि कब से कब तक इसका कपाट खुला रहेगा। बट 6 मंथ तक खुला रहता है। आप कभी भी जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आप कराए हो तो ठीक है, नहीं कराए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो आपको पुलिस वाले खुद बताएंगे, वहाँ पर एक पोलिंग बूथ बूथ रहता है जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तुरंत हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। वहाँ से आप जैसे ही आप लगभग आधा किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, आपको वहाँ पर फिर से गाड़ियों की सुविधा मिल जाएगी जो कि आपको गौरीकुंड तक लेके जाएगी। गौरीकुंड पड़ता है हमारा 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर बाद आपको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 साधन मिलेंगे, एक खच्चर और दूसरा मतलब डोली। एक साधन और है, डोली का ही है वो भी, लेकिन उसको 4 लोग उठाते हैं, तो हम 2 ही बता रहे हैं, डोली और खच्चर। तो वहाँ पहुँचे, सबसे पहले आपने गौरीकुंड में दर्शन किया। और जैसा कि मैं गौरीकुंड का हाल चाल बता दूं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स अभी हाल ही में नहीं गए हैं, पहले गए हैं और फिर से जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि गौरीकुंड का हाल ये है कि जब अब की 24 में एक बार फिर से आपदा आई, जब लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद फिर नदियाँ मतलब मंदाकिनी नदी जो थी वो अपने उफान पे आ जाती है। टाइम वहाँ पर सारा कुछ तहस नहस हो गया। अब गौरीकुंड पे आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गौरीकुंड पे दर्शन करेंगे आप माता जी का दर्शन करने के बाद आप वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आपको लगभग 24 किलोमीटर बताया जाता है ट्रैकिंग के लिए, 22 किलोमीटर, लेकिन वो आपको क्योंकि पुराना रूट जो था वो टूट गया है, वो कोई आपको बताता नहीं है। लगभग 28 किलोमीटर चढ़ाई आपको पड़ेगी, जो कि अब चढ़ाई और पहले की चढ़ाई में बहुत अंतर है। पहले की चढ़ाई जो थी वो थोड़ी सी रूप टाइप में थी, जैसे आपका रूप रहता है, बट जो आपका इसकी चढ़ाई रहेगी अभी इस टाइम की चढ़ाई है, वो आप देखेंगे तो यूँ ये मतलब आपको एक तरह सीढ़ी नुमा बनेगा, चढ़ना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कत होती है। और आप 28 किलोमीटर चढ़ने में लगभग आपको, अगर आप 5 बजे चले हैं तो 5 बजे मतलब 12 घंटा तो मैक्सिमम लगना ही लगना है, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी है। कुछ लोग हैं जिनके पास ज़्यादा स्टेमिना होता है, वो 10 घंटे में चढ़ जाते हैं, बट इतना लगता है उसके अंदर। तो आप चढ़ेंगे वहाँ पे, उसके बाद आप जाके सीधा केदार बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं तो सबसे ज़्यादा आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा इसी चीज़ के लिए, आप पैदल चलिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर देख सकते हैं घोड़ों की कितनी हालत ख़राब होती है, उनका पैर फिसलता रहता है, कई लोग गिर जाते हैं और बहुत ही भगदड़ मचती है। तो मैं तो यही कहूँगा आप पैदल चलिए, पैदल चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आप आसानी से यात्रा कर भी पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपका पैदल यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। आप ऊपर जाने के लिए कुछ मत ले जाइए यार, कुछ भी मत ले जाइए। आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, भाई लोग हमारे कमेंट में पूछ रहे थे कि अगर मुझे केदारनाथ जाना है तो मैं क्या क्या चीज़ें ऊपर लेके जाऊँ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक बार फिर से बता दूं कि खाने पीने का सामान आप नीचे से ही लेके जाइए, ठीक है। ऊपर आपको महंगा मिलेगा, या फिर आप अफोर्डेबल हैं तो आप वहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको सिर्फ खाने पीने का सामान यहाँ से लेके जाना है। और एक ट्रैकिंग वाला स्टिक आती है, उसको ले सकते हैं, नहीं नीचे भी मिल जाएगी आपको, काफ़ी स्टिक मिल जाएंगी, उसको ले लीजिए। इसको हमारे यहाँ लाठी कहते हैं, उसको ले लीजिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप अगर ऑक्सीजन लेवल आपका कभी कम हुआ हो इन केस लाइफ में, तो आप ले जा सकते हैं ऑक्सीजन के लिए एक
ऑक्सीजन किट आती है, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे चढ़ने के लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बाबा की सब कृपा है, महादेव का एक नाम लेके सब लोग चढ़ जाते हैं। और अगर 2 लोग 3 लोग हैं तो बातें करते निकल जाएंगे, लेकिन अगर अकेले हैं तो एक साउंड बॉक्स भी ले लीजिएगा, वो भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसके अंदर लगा के अच्छी वाइब मिलती है। और रास्ते में अगर आप चल रहे हैं तो आपको पहाड़ों में झरने, जैसे कि आप देख रहे होंगे झरने, काफ़ी लोग मिल जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो आप केदारनाथ चढ़ सकते हैं। उतरते वक्त अब आप गए वहाँ पे दर्शन किया, सबसे पहले आप दर्शन करेंगे केदारनाथ बाबा की, क्योंकि वो बहुत ही पहले मतलब सबसे पहले दर्शन बाबा के ही करने हैं। उसके बाद आप जैसे पीछे चले जाएंगे भीमशिला आपको मिलेगी, भीमशिला देखिए, पीछे आप देखेंगे हिमालय पर्वत जो कि बर्फ़ से ढका होगा। और आस पड़ोस का अगर व्यू बताएं आपको, तो अगर आप जा रहे हैं तो दाहिनी साइड देखेंगे तो भैरव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी आप जाइए, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके आपको सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली रुकने के लिए, तो वो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आपको कैंपिंग मिल जाएगी बहुत ही आसान किस्तों में, मतलब पैसे में 300 रुपये में आपको कैंपिंग मिल जाएगी। अगर बात आप अच्छे से कर रहे हैं, बाय द वे अगर मेरी तरह कोई यूट्यूबर है तो यूट्यूबर अच्छे से अगर बात कर रहा है तो उसको भी 100 रुपये में भी कैंपिंग मिल जाती है। कैंपिंग का कोई दिक्कत, कैंप में मत लेके जाइए। नहाने की व्यवस्था आपको 250 रुपये बाल्टी गर्म पानी मिलेगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि नहा धो के निकलिए, उसके बाद ऊपर जाके अपना किसी न किसी तरह से आप ठंडे पानी से नहा लीजिए, सब चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हमारे कई भाइयों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि हमको जाने में कब, मतलब सबसे अच्छा समय कौन सा होता है केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए। तो सबसे अच्छा समय आपका अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए तो अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अगर नवंबर तक आपका कपाट खुला है तो, नहीं सितंबर अक्टूबर के आसपास आप निकलिए, बहुत ही अच्छे दर्शन, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी, और दूसरी चीज़ आपको न ज़्यादा भीड़ मिलेगी। क्योंकि अगर आप अप्रैल मई जून के समय में अगर आप जा रहे हैं तो आपको लैंडस्लाइड भी मिलेंगी, काफ़ी लैंडस्लाइड मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ की आपको भीड़ भाड़ बहुत मिलेगी, उसके अंदर बहुत जान माल का दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही डेंजरस एरिया है वो पूरा चढ़ने उतरने का, तो आपको दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसी के साथ जो भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो और भी चीज़ें उसे बताइएगा मुझे। हमारा यही तक का जो भी था मैंने आपको बताया। और बाबा के दर्शन के अगर अदर कोई चीज़ आपको जाननी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। अभी तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हमको हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उसको मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। किस तरह हम लोगों ने एक नदियों में नहाया, झीलों में नहाया, ठीक है, झरनों में नहाया। इन सब चीज़ों की अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके आप विजिट करिए, एक वीडियो आपको मिलेगी, पर डे का अपडेट मिलेगा आपको। और आशा करता हूँ कि आगे चल के जितने भी धाम जहाँ भी मैं घूमूंगा वहाँ की आपको अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। और इस टाइम पे मेरा स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ है, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि मेरी ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। देहरादून जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो मैंने आपको कई बार वीडियो में भी बताया है, आपने अगर वीडियो ना देखी पिछली वीडियो देखेंगे, मैं एक रास्ते से कभी नहीं जाता। अगर मैं जाता हूँ जिस रास्ते से तो लौटता उस रास्ते से नहीं, क्योंकि मुझे लोगों को अलग अलग चीज़ों को दिखाना है, डिस्क्राइब करना है कि ये यहाँ पे है, ऐसा है। क्योंकि कुछ लोग दोस्त ऐसे हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जो मतलब कि 90% मान लीजिए वो घर से निकल नहीं पाते। तो कम से कम अगर मेरी वीडियो देख के वो घर से निकलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ आप बताइए। तो मैं ऋषिकेश जब पहुँचा, ऋषिकेश से मैंने देहरादून का रूट लिया। देहरादून जब मैं पहुँचा तो बहुत ही मुश्किलों में पहुँचा, लगभग मैंने 35 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में पार की, मतलब 2-2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, 7 बजे के निकला और 2-2:30 बजे के आसपास मैं देहरादून पहुँचा घसीटते हुए साइकिल। उसके पीछे का जो चक्का था वो अनबैलेंस्ड था और मेरे पास लगेज भी कुछ ज़्यादा था। लगेज आप कभी केदारनाथ ज़्यादा लेके नहीं जाइएगा, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो लगेज मेरे पास ज़्यादा था, उसकी वजह से उसका पीछे का जो फ्रेम था वो टेढ़ा हो गया था, तो उसको बनवाने से कोई फ़ायदा हो नहीं सकता था। वहीं पे उसको बेच दिया, जो भी पाया 500-700 रुपये मैंने बेच दिया। उसके बाद वहीं चंडीगढ़ निकला।
5 दिन रहा। मैं 2 दिन मैंने काम भी किया भाई, इसलिए काम किया कि मेरे पास पैसे हो जाएं, क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही 800 रुपये थे, जो कि मैं साइकिल से पाया था, और मैंने उस दिन खाना नहीं खाया था, और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ कमा लूँ अगर काम मिल रहा है तो। 2 दिन, क्योंकि 5 दिन बाद मेरी टिकट हुई थी, तो मैं 2 दिन मैंने काम भी किया। ठीक है, आशा नहीं यहाँ आशिक बन जाना, बस वही है मेरा। तो एक ही है कि ज़िंदगी से क्यों डरे, कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा। हमको तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अभी हम लखनऊ में हैं, और अब आगे चल के हमारी न्यू ट्रिप होने वाली है साउथ इंडिया की। पूरा साउथ इंडिया एक्सप्लोर करेंगे, फिर उत्तर भारत करेंगे, और करते 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 आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। अगर मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा। फिर इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री केदार बाबा की बोल बम, जय हिंद।